Hello everyone, I'm Ankit Upadhyay and this is Bijraj Singh and we are from Hardcore Cricket Fans। आज हमने डिसाइड किया कि आज आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। पिछले काफ़ी सालों से आप लोग हमारे चैनल और ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, तो आज का जो मैच था स्प्लेंडेड, हम रोक नहीं पाए अपने आप को कि डिस्कस करने से इस मैच के बारे में। टू स्टार्ट विद स्टैट्स के बारे में हमारे कलीग बिजराज सिंह बताएंगे आपको। पाकिस्तान के तरफ से मसूद और अहमद दे वर वेरी ब्रिलियंट, और साथ में अहमद के वो चार ब्रिलियंट छक्के जो कि स्कोर होना चाहिए था। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जो उसका विकेट लास्ट ओवर में गिरा, यहाँ तक पे ये हम लोग सोच रहे थे कि 120-130 के आसपास कुछ इनको रहना चाहिए, लेकिन जहाँ से वो गए दे हैव रीच्ड द माइलस्टोन 159। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे को प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा था, क्योंकि 2 से 3 मैचेस जो पास्ट के बीते हैं और जिस तरीके के पाकिस्तानी लाइन ऑफ सेटअप था, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से आए थे, आउट ऑफ द फॉर्म थे, आउट ऑफ द बॉक्स थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी बॉलिंग का उनका रिदम है और सारी चीज़ें हैं, देखने के पहले मेरे को ये लग रहा था कि ये इंडिया के लिए अनगेटेबल होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ विल डिस्कस लेटर। मेरा एक सवाल है इस पर बिजराज, वो ये है कि एक हमारी एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री है कि अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो हम लेफ्ट आर्मर बॉलर को बॉलिंग नहीं कराते, करेक्ट है? ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी अगर शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं और अक्षर पटेल को अगर आपने खिलाया है, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ आवर टीम एज इन टर्म्स ऑफ स्पिनर, तो क्या ये सही था कि अक्षर पटेल को आप 10-11 ओवर के बाद लॉन्च कर रहे हो, 10 ओवर के बाद लॉन्च कर रहे हो? जितने वो स्टम्प टू स्टम्प लाइन बॉल करते हैं, अगर एक बॉलर अच्छा है तो क्या वो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता क्या? इसमें मेरा थॉट ये है कि एक लेफ्ट हैंडर बॉलर को या जिस तरह के अक्षर बॉलर हैं उनको मेरा ये लगता है कि उनको पहले पकाना पड़ेगा, और वो पके हुए हैं। मेरे को थोड़ा सा पर्सनली आज के मैच में ये लगा कि 1 ओवर दे के और उनको ऑफ द रिकॉर्ड कर देना अक्षर को, ये थोड़ा सा इंजस्टिस था उनके लिए, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है कि वो 1 ओवर में 21 रन खाने के बाद भी वो फॉल बैक कर सकता था, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन थे आज। बट अगेन सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि अक्षर को इतने लेट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? उसका रीज़न ये है कि शान मसूद लेफ्टी हैं, वो बैटिंग कर रहे थे, तो अक्षर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। बट अक्षर एक ऐसे बॉलर है जिनको पावर प्ले के तुरंत बाद इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि वो स्टम्प टू स्टम्प लाइन बॉल करते हैं, और ये एक लेमन थ्योरी हो गई है कि अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो आप अपने लेफ्ट आर्मर बॉलर से बॉलिंग नहीं कराओगे। एक्चुअली अगर बॉलर अच्छा है तो किसी के साथ भी अच्छा बॉलिंग करेगा। दिक्कत ये है आज के समय में जो क्रिकेट है वो 70% ऑर्थोडॉक्सी में चलती है, क्योंकि अब उस तरीके के इनोवेटिव कैप्टन्स नहीं रह गए, क्योंकि पहले कैप्टन्स कॉल लेते थे। हमने जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर करते देखा है, और इतना क्रूशियल लास्ट विकेट था, इंडिया मैच जीत गई फॉर्चुनेटली, लेकिन हमने जोगिंदर शर्मा को भी लास्ट ओवर करते देखा है, और इन दैट सिनेरियो आज के समय में वो कैप्टन उस तरीके के रहे नहीं। तो प्रैक्टिकली मेरे को तो ये लगा कि क्योंकि 70-80% आज के समय में ऑर्थोडॉक्स चीज़ें चलती हैं, कोई इनोवेशन नहीं करता, कुछ अपनी तरफ से अपने पे कॉल नहीं लेता कैप्टन, तो उस वजह से अक्षर पटेल लेट आए, और जो भी हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को ये लगता था कि इनको 1-2 ओवर और ट्राई करना था, क्योंकि वो उनका जो लाइन है वो स्टम्प टू स्टम्प रहता है और वो अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने पास। और आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ, तो इज इट जस्टिफाइड कि आप अश्विन से 3 ओवर करवा रहे हो, अक्षर से 1 ओवर करवा रहे हो और हार्दिक पांड्या से 4 ओवर करवा रहे हो, गिवन द फैक्ट कि इनिशियल 2 ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेट ले लिया था, बट क्या उनसे तीसरा ओवर कराना जरूरी था कि वहाँ पे एक एक्सपर्ट बॉलर को लगाना जरूरी था? क्योंकि ये जो मैच, वी आर वेरी हैप्पी कि आज इंडिया जीत गया, बट एक हार के मुंह से जीत निकल के आई है। हम इस सिचुएशन में पहुँचे क्यों? क्या अगर 5 एक्सपर्ट बॉलर खेल रहे हैं तो क्या जरूरी है कि आप हार्दिक पांड्या से पूरे 4 ओवर कराओ? नहीं, हार्दिक पांड्या इज़ अ मिरेकल। जैसे अगर आप पत्ते खेलते होंगे, कोई भी खेलता होगा, तो उसमें जैसा होता है ना, आपके पास ट्रम्प का टिक्का लग जाता है, तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग में उनका वही हिसाब किताब है, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा इशू ये है कि वो हमेशा जो है कोशिश करते हैं हार्ड लेंथ हिट करने का और शॉर्ट गेंद करने का। वो आज फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा मौका मिल गया, लेकिन ये है कि कैप्टन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी उनका बॉलर अगर उनको रिजल्ट दे रहा है तो उसको सस्टेन करते हैं।
हार्दिक ने दो विकेट लिए बट लगातार। अगेन सर आप 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हो और आपका वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर जिसको आपने जडेजा का रिप्लेसमेंट लिया है, आप उसे 1 ओवर करवा रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि फिर हार्दिक पांड्या ने इनिशियल 2 ओवर्स के बाद, आप अगर देखे होगे तो हार्दिक पांड्या ने अपने पहले 2 ओवर में 18 रन दिए थे, तो वहाँ पे नया बैट्समैन भी आया हुआ था, वो बैट्समैन का नाम था इफ्तिकार अहमद। क्या वहाँ पे अर्शदीप, शमी, भुवनेश्वर या अश्विन को लाना जरूरी नहीं था? एक्चुअली पिच को देखते हुए ना, मेरे को लगता है ऐसा कि वहाँ की पिच को देखते हुए कैप्टन को ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा कि मेरे को पेस नहीं देनी, पेस मेरे को देनी है, क्योंकि स्पिनर पे अटैक हो रहे थे, जैसा हमने भी स्पिनर में देखा लास्ट ओवर का क्या हुआ इंडिया के। नहीं देखिए, लास्ट ओवर में तो क्या था कि नवाज फास्ट बॉलर बन गए थे। नहीं, वो बन गए थे, वो ठीक है, लेकिन स्टिल वो स्पिनर है उस हिसाब के, तो ये एक उनके पास था कि उनको पेस नहीं देना, पेस देना है एक्चुअली, तो वो पेस देने के चक्कर में थे, इस वजह से हार्दिक पांड्या को लाया होगा। और वहाँ पे अब जब द्रविड़ आपके थिंक टैंक में है, जब आपके पास कोच एज द्रविड़ है, तो वहाँ क्या कैलकुलेशन चलती है, ये अपने क्या 160 जस्टिफाइड था? नहीं, 160 कोई भी जस्टिफाइड स्कोर नहीं था जिस तरह के विकेट लूज कर रहे हैं। जब 8 गेंद पे 16 रन शाहीन शाह अफरीदी बना सकते हैं, तो मेरे को तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने अपने हिसाब का कुछ किया होगा। अपना ओवरऑल हम इस बात से सेटिस्फाई हैं कि रिजल्ट अपने हिसाब से रहा, लेकिन ठीक है, टीम मैनेजमेंट भी इस चीज़ को देखेगा कि उसको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसा आज रोहित ने कमेंट्री में भी बोला पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि उनको लगता है ऐसा कि बहुत सारी सुधारों की ज़रूरत है, तो ठीक है, कुछ 19-20 रह गया होगा तो करेंगे, लेकिन आज का मैच देखिए, खुशी हम सबको है, दिवाली हमारी आज ही हो गई है वाकई बट हमें अपने वीक पॉइंट्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। 160 बनना वाज अ वेरी टफ थिंग, क्योंकि इनिशियली पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखो तो बाबर आजम और रिजवान यही पाकिस्तान के रन बनाते हैं और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप है। बट टुडे आज बाबर आजम रिजवान को दोनों को पावर प्ले के अंदर ही समेटने के बावजूद जो इन्होंने रन दिए हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप एक एक्सपर्ट स्पिनर को अपने टीम में रखते हो तो गिवन द फैक्ट कि बैट्समैन लेफ्टी है या राइटी है, आपको अपना मौका देना चाहिए। आज हम मैच हार गए होते बृजराज, लिटरली हार गए होते, वो कुदरत का, ऊपर वाले का, हमारे भगवान का या अल्लाह का, सबका, अल्लाह का नहीं, अल्लाह तो उनके साथ, भगवान का ही था, सब हमारे साथ थे और आज हम जीत गए हैं। प्रैक्टिकली जो मेरे को ये लगा, जैसे बाबर रिजवान पाकिस्तान की बैकबोन है और उनको पावर प्ले के अंदर निकालने के बाद अगर उनका स्कोर स्टिल 160 होता है, तो बॉलर्स की जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप टीम मैनेजमेंट भी ज़रूर करेगी इस पर, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा जो मेरे को ये है ना कि आउट ऑफ कंसर्न, जो मेरे को कंसर्न होना चाहिए वो ये है केएल राहुल और रोहित शर्मा, ये ओपनिंग पेयर मैं काफ़ी मैचेस से देख रहा हूँ। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड सबका भी, कोहली का भी था, आउट ऑफ द फॉर्म थे, उसने अपने आप को कोहली के नाम पे तो जय हिंद करना चाहूँगा, वो तो है, वो तो सभी कर रहे हैं, पूरा इंडिया कर रहा है कोहली को जय हिंद, लेकिन केएल राहुल और रोहित शर्मा काफ़ी समय से ये ओपनिंग पेयर काम नहीं कर पा रहा है, तो मेरे को ऐसा प्रैक्टिकली लगता है कि क्या मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि अगर ये कुछ हिट नहीं कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अभी एक टीम को एक वर्ल्ड कप में भेजने के पहले उसके 1 साल की मेहनत लगती है कि किसने एक प्रॉपर सेटअप बनाने के लिए टॉप 11 का एक काफ़ी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देखा जाता है कि किसने कैसे क्या खेला है। बट पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो राहुल वॉज नॉट दैट बैड, बट टू बी वेरी फ्रैंक कि एक मैच के बिना पे हम राहुल को अभी जज नहीं कर सकते। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि 160 टारगेट पाना वॉज द बिगेस्ट फॉल्ट एज पर इंडिया। वो बहुत गलत हुआ कि 160 तक पहुँच पाए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग क्रिकेट देख रहे थे वो 140 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। आज हम मैच जीत गए हैं, बट हमारे अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, तभी हम ये बड़ा चैलेंज वर्ल्ड कप का जीत पाएंगे। तो ये चैट इसके लिए हो रही है कि हमने कमियां क्या की है। चलिए 160 बन गया, अभी आते हैं उधर इंडिया की बैटिंग पे। तो
अब वहाँ पे जब रिजवान और बाबर आजम आउट हो गए थे तो शान मसूद ने बहुत स्लो बैटिंग की इवन दो वो लास्ट तक गए और उन्होंने 159 तक का टारगेट दे दिया, ठीक है। तो क्या जब हमारे केएल राहुल जब आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, तो क्या उन्हें अपना टाइम नहीं लेना चाहिए था? टाइम उन्होंने लिया बट एक बैड शॉट पे आउट हो गया। केएल राहुल प्ले डाउन कितने बार होंगे, कितने बार केएल राहुल को प्ले डाउन किया जाएगा? 8-7 गेंद खेलने के बाद और 4 रन बनाने के बाद अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा तो कट बिहाइंड, उस समय तो कोई इशू नहीं था, वो कैच पे थोड़ा सा डाइसी था लेकिन ठीक है, स्टिल एम्पायर ने जो बोला वो ठीक था। लेकिन केएल राहुल मतलब हमने रिपीटेडली देख लिया है इनको प्ले डाउन होते, ये बाहर की गेंद अगर स्टंप पे खींच ले शॉट के चक्कर में तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन ऐसी डिलीवरी जिसको आप रोक रहे हो, यू आर इन द परफेक्ट पोजीशन टू प्लेस द बॉल, उस पर अगर आप प्ले डाउन हो रहे हो तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। और फॉर्म की बात है, प्रैक्टिस मैचेस में अप्स एंड डाउन्स एंड ये मेरे को ये है कि इनको इतने मौके मिल रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता आज से पुराने में इंडियन ओपनिंग पेयर में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन है तो नो डाउट। और रोहित शर्मा ऐसे हैं कि जिस वो चलेंगे, सहवाग टाइप के प्लेयर हैं हमेशा से, कि इफ़ ही इज़ प्लेइंग और अगर वो चल गए तो वन मैन शो हो जाता है, जैसा आज कोहली का हुआ। तो रोहित शर्मा के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा वो चीज़, लेकिन केएल राहुल स्टिल, केएल राहुल मेरे को थोड़ा सा IPL डोमिनेंसी इनके में ज़्यादा रखती है, डिपेंडिंग ऑन द इंडियन साइड। मुझे लगता है कि केएल राहुल का सिलेक्शन टीम इंडिया में इसलिए हुआ था क्योंकि बड़े लीथल बैट्समैन थे वो। उनका जो हार्ड हिटिंग वाला सीन था ना, कि वो आते हुए जो लंबे लंबे हिटे लगाते थे, उनकी बॉडी बड़ी लीन है बट पावर वो जनरेट करके जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बाउंड्रीज मारते हैं। अभी वो क्या है कि IPL में जब वो कैप्टन बने, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया और वो उन्होंने अपने गेम को काफ़ी स्लो कर लिया। जो उनका नेचुरल गेम है ना अटैक करने का, अब वो नहीं करते हैं और वो डिफेंस में आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो केएल राहुल को अपने नेचुरल गेम में आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भले वो 10 बॉल पे 15-20 रन बना के आउट हो जाए तो ओपनर, तो भी वो टीम के लिए काफ़ी कुछ कर जाएंगे। इंस्टेड ऑफ 10 बॉल पे आप 4 रन बना के आउट हो जा रहे हो, राइट। चलिए खैर, अभी रोहित और केएल राहुल आउट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे कोहली आते हैं और कोहली से उम्मीदें तो, क्योंकि मैं तो कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और शायद आप भी हैं, तो कोहली से मोस्ट ऑफ द इंडिया को उतनी उम्मीदें नहीं थी कि कोहली इस तरीके के परफॉर्मेंस कर देंगे, बट मुझे पता था, उन्होंने फॉर्म रिटेन करा, मुझे पता था कि लेकिन ये जिस तरह का परफॉर्मेंस आज है ये इमेजिनेबल भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो एशिया कप का उनका फॉर्म है, जो कंसेक्यूटिव 50s मारते हुए आ रहे हैं और ये सेंचुरी मारी, फर्स्ट सेंचुरी, तो उसके बाद इस तरीके का फॉर्म वो कंटिन्यू कर देंगे, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और आज जो उन्होंने किया और वो जो 2 सक्सेस थे, एक बेसिकली केएल राहुल स्टाइल एंड दूसरा वो सामने हरीश राव, जब 8 गेंदों पे कितने रन चाहिए थे? 28 शॉट ऑफ कुछ इस तरीके का, 28 नहीं सॉरी 28 चाहिए थे। जब उन्होंने जो स्ट्रेट में चेस्ट लेंथ की बॉल को छक्का मारा और फिर फ्लिक कर दिया सूर्य कुमार यादव की तरह। खैर, सूर्य कुमार यादव से मुझे याद आता है कि मेरे हिसाब से ये मैच यहाँ जो पहुँचा है ना, देखिए सूर्य कुमार यादव के आप लोग बहुत बड़े फ़ैन होंगे, मैं भी हूँ, बट जब आप एक स्टार प्लेयर होते हो, जब आपको AB डिविलियर्स से कंपेयर किया जाता है कि यू आर मिस्टर 360 डिग्री, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जिस शॉट पे आप आउट हुए हो ना सर, मिस्टर सूर्य कुमार यादव, हम सब आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बट वो एक एरोगेंट शॉट था। आप अपने ईगो पे खेल रहे थे कि मैं मार सकता हूँ। एक अच्छा बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है, आपके 2-3 विकेट जा चुके हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास टैलेंट है, आप चौके छक्के मार सकते हो। बट जैसा शान मसूद ने किया था, शान मसूद भी ट्राई कर सकते थे, जैसा हार्दिक पांड्या ने किया। हार्दिक पांड्या ने अपने गेम, जैसा वो गेम खेलते हैं उसके अपोजिट जाके उन्होंने खेला। 40 रन 43 रन उन्होंने बनाया जो है, वो 12 बॉल में बना सकते थे, लेकिन आउट हो जाते उस टाइम पे 40 रन बना के, तो सिचुएशन ये ना होती। उन्होंने अपने गेम के अपोजिट जाके खेला। सूर्य कुमार के साथ मेरे को थोड़ा सा एक मेरा ये पॉइंट है कि मेरे को लगता है कि थोड़ी सी इनजस्टिस है उनके साथ, क्योंकि अभी जितना सूर्य कुमार पे इनिशियल में मेरे को एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो काम कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ थोड़ा सा ये है, शॉट सिलेक्शन का इशू है, वो कोच उस पर ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि आज भी जिस तरीके से वो आउट हुए हैं। लेकिन मेरे को पूरे इंडियन क्रिकेट टीम में अभी भी वो एकमात्र बैट्समैन लगता है जो अलग खेलते हैं, जो ड्रेसिंग रूम से सेट होके आया हो। उन्होंने जो पहला स्ट्रेट ड्राइव पे चौका मारा
और बट उसके बाद ऋचाज मेरा ये कहना है ना कि देखिए वो सेट होके आ रहे हैं, लेकिन एक आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना कि आपको अगर ऊपर वाले ने एक ऐसी टैलेंट दिया है कि आप पहली ठीक बॉल है। से सेट हो तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। देखिए क्रिकेट दो चीज़ों का मैच है, बैटिंग इनफैक्ट तीन चीज़ों का मैच है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। लेकिन अगर आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो और आपके सामने एक अच्छा बॉलर आ रहा है तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप एक वो रिस्पेक्ट दे दोगे तो अगले 50 में कह रहा हूँ, लेकिन अगले 10 और बचे हुए हैं, आप अगले वाले 20 रन मार के उसको कवर कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली मुझे ये लगा कि सूर्य कुमार यादव को अपने शॉट सिलेक्शन में थोड़ा सा, देखिए दो चीज़ें हैं, इसी शॉट को छक्का ही मार सकते थे। नहीं एक्चुअली तब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ इसी शॉट पे छक्का भी आ सकता था, हम कहते बहुत अच्छा शॉट मारा। देखिए ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट और अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में सबसे बड़ा फ़र्क यही है, यही समझ में आता है मुझे प्रैक्टिकली। क्योंकि जैसे ऑर्थोडॉक्स जो क्रिकेटर हैं द्रविड़ के टाइम से और उसके पहले से और अब तक जो लेगेसी फॉलो हो रही है, जो कोहली वे भी करते हैं, इनफैक्ट वो कोई भी ऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं मारते अनऑर्थोडॉक्स कि स्कूप मार दें या इधर उधर खेल लें। आज की भी उनके जो मैच उन्होंने जिताया भी है, लेकिन कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं मारा है। लेकिन सूर्य कुमार यादव का अभी जितना फेमस हुए हैं और भगवान करे आगे भी हों, तो उनका यही रहा है कि वो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों पे ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो जब इस तरीके का आपको लगता है ना, थोड़ा सा एक टेस्ट लगता है, तो आप चाहते हैं कि यू कैन गो एंड आप क्राउड पूरा पागल कर दोगे। तो इस चीज़ों में होता है, तो कई बार ऐसा होता है। अभी तो बड़ा प्रीमेच्योर स्टेज है, बट तो सर आने वाले दिनों में मैच सिचुएशन भी तो एक चीज़ होती है बिल्कुल ना। मैच सिचुएशन है और वो आने वाले दिनों में सीखेंगे, डेली सीख भी रहे हैं और वो सीखेंगे। और इंडिया में मेरे को जो प्रैक्टिकली ये लगा, और हार्दिक पांड्या अपने आप में इतना डेवलप्ड क्रिकेटर इतनी जल्दी हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे को हमेशा वो निब्बा निब्बी टाइप क्रिकेटर लगे हैं, क्योंकि एक जो गेम सीरियसनेस होती है वो नहीं लगा था। लेकिन पहली बार आज जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और द्रविड़ आए थे फील्ड पे और द्रविड़ कम बोल रहे थे और विराट कोहली से हार्दिक पांड्या बात कर रहे थे, ये जो पूरा सीन था, ये मेरे को समझ में आया कि यार ये प्लेयर है ऐसा जिसके पास गेम सेंस है। गुजरात ने अगर इसको कैप्टन बनाया है और गुजरात को ट्रॉफी लेके ये दिया है इस आदमी ने, तो आम नहीं होगा। क्योंकि हार्दिक ने अपने लेवल के हिसाब से बहुत ही ग्राउंड जीरो का गेम खेला। हार्ड हिटिंग पांड्या है वो, लेकिन हार्ड हिटिंग पांड्या के बाद उसने आज सॉफ्ट गेम खेला, जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे करा और रन बॉल खेले। स्ट्राइक रेट उनका 100+ रहा और हार्दिक पांड्या तो सल्यूट है। बट बहुत अच्छी इनिंग थी, बट एंड टाइम पे इनफैक्ट हम लोग भी दिनेश कार्तिक की बात कर रहे थे कि हमें दिनेश कार्तिक की बैटिंग देखने को ना मिले। कमिंग बैक टू दिनेश कार्तिक की जो 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, वो दिनेश कार्तिक ने क्या किया। डीके के साथ एक दो पैरामीटर ऐसे हैं कि अगर डीके आज भी सर्व कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा। डीके आज नहीं चले, जहाँ पे 2 गेंद पे 2 रन चाहिए था। आई रिस्पेक्ट डीके। हाँ, लेकिन डीके ऐसे भी थे, हमने ऐसे भी डीके को देखा है जो निदास ट्रॉफी में आउट ऑफ द नोवेयर, बट क्या मैच, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन मैच अगेन क्या मैच था, आप सबको पता होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा कि ये क्या हुआ है। आज ब्लंडर हुआ है और जो हुआ है आखिरी 4-3 ओवरों में, इनफैक्ट आखिरी 2 ओवरों में मैच इधर उधर हो रहा था। मुझे नहीं ख्याल कि मैंने लास्ट मैच ऐसा कोई रिमेम्बर किया होगा। मैंने अपने लाइफ में ऐसा मैच नहीं देखा है। बोल्ड हुआ है और उस पे इतने क्रूशियल 3 रन मिले हैं जो गेम के रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ। और थोड़ा सा अश्विन के लिए भी मेरे को लगा थोड़ा सा हार्ड ब्रोकिंग। अश्विन ने उसने चौका मारा था, उसको थोड़ा फुटेज देना चाहिए। अश्विन ने बाउंड्री मारा और पूरे वीडियो में उसकी कोई वीडियो नहीं आई। सेलिब्रेशन से लेके वी वांट टू थैंक अश्विन। लुक, विराट कोहली इज अ गॉड फॉर अस और वो हमेशा से थे, बट कुछ समय के लिए फॉर्म नहीं चल रहा था। बट अगेन सेइंग है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। वो कोहली ने आज करके दिखाया है और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। हमारी दिवाली आज ही हो गई है, हमने वर्ल्ड कप आज ही जीत लिया है। और एक और बंदे को मैं और ब्रिजराज थैंक यू बोलना चाहेंगे, वो है नवाज ने फंसे हुए मैच में जब जरूरत पड़ी उन्होंने वाइड दिया, नो बॉल दिया। तो आई फील वेरी सॉरी फॉर पाकिस्तान, बट थैंक यू नवाज। हमारे टीम ने बहुत अच्छा खेला और वो नो बॉल जो उन्होंने दिया, और जो वो स्पिनर है बट उन्होंने फास्ट बॉलर बनने की कोशिश की, वहीं पे वो गलत हो गए। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिरी टाइम पे जब इतना आपका क्रूशियल ओवर चल रहा है, विकेट कीपर पीछे भेजने की क्या ज़रूरत थी, आप करना क्या चाह रहे थे।
वो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट समझता हो या वो समझता हो। वो एक्चुअली हार्दिक पांड्या सामने थे ना, हार्दिक पांड्या लंबे लंबे छक्के मारते हैं स्पिनर्स को, तो स्टिल मतलब अगर सामने वाला छक्के भी मार रहा है तो आपको अभी यही वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, अश्विन लास्ट ओवर में होते और अश्विन फास्ट बॉलिंग कर रहे होते तो ये पछता नहीं, ये किसी को नहीं पछता, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हम गाली देंगे 130 करोड़, उतना उधर के 40-50 करोड़ जो भी होंगे वो भी उतना ही गाली बक रहे होंगे। इनकेस अगर ना बक रहे हो तो नेवर माइंड, लेकिन उनके लिए भी आई फील सॉरी, बस आई फील ब्लेस्ड कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना दिमाग लगाया जो हमारे फेवर में आया। वी आर वेरी हैप्पी, ये बहुत अच्छा मैच था। वी आर वेरी हैप्पी, हमारी हैप्पी दिवाली हो गई है। आप सबको भी हार्डकोर क्रिकेट फैंस की तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली और हैप्पी दिवाली पाकिस्तान ऑल्सो। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। आप बिना रिजवान बाबर के आप लोगों ने जो फाइट की है, अरे भैया हमारे ये जो अच्छी फाइट थी। जो अभी अपना ऐड चलता था ना, मौका आपने मौका ऐड बंद करा दिया आपके लिए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई। आपने हमारी धड़कनें बढ़ा दी थी, बट कोहली ने हमारी धड़कनों को वापस कर दिया है। कोहली थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले मैच में।